हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में आज के, और सबसे पहले एक एक करके उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि केंद्र सरकार ने कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बड़ी भारी भरकम रकम इसमें खर्च की जाएगी, 28,602 करोड़ रुपए। किस फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण की रिपोर्ट के सामने आने के बाद वहां खलबली मच गई है और इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है वहां पर। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बन गए हैं, और साथ ही ये बात कि वो पहले दलित चेयरमैन हैं बोर्ड के। प्रोजेक्ट सी बर्ड, उसका डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, कौन से नौसेना अधिकारी को। और ख़ास बात ये भी कि सी बर्ड है क्या, ये सवाल हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। कितने नए वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 85 हो चुकी है। ऐसे ही और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो लोग भी नेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं बताऊँ, अगर योग से रिलेटेड अगर आप नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। हमारे सामने ये बुक आई थी तो हमने सोचा कि आपको शेयर कर दूँ, इसके बारे में जानकारी दे दूँ। ठीक है, तो कौशल कुमार कमल जी हैं और हमारे परिचित हैं और शानदार उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसमें पुराने जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस आए थे नेट में, तो वो सब इसमें बताए गए हैं पिछले एग्ज़ामिनेशन के। ओके, और ये बुक कैसे ले सकते हैं आप? इसको लेने के लिए ये क्यूआर कोड है, आप यहाँ से क्यूआर कोड के ज़रिए आप पेमेंट करना होगा आपको इसका, उसमें आ जाएगा पेमेंट का सिस्टम। और फिर इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना होगा, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूंगा और डिटेल लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार करने के लिए 28,602 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 12 शहरों में ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को ये घरेलू विनिर्माण यानी घरेलू यानी देश में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब को बढ़ावा मिले, इसके लिए 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी है, बनाया जाएगा। और ये 9 राज्यों में होंगे। इसके अलावा एक और बात कि 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर भी बनेंगे, औद्योगिक कॉरिडोर भी बनेंगे। ठीक है, तो इन सब की जो अनुमानित लागत है वो 28,602 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये होगा कि ये कौन कौन से स्मार्ट शहर हैं और ये किस खास प्रोजेक्ट के तहत होगा। तो एक बार हम प्रोजेक्ट वो देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर हैं। तो खुरपिया है उत्तराखंड में, दूसरा अगर कहेंगे राजपुर, पटियाला ये पंजाब में, दिघी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरला में, आगरा उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, गया बिहार में, ओके, जहीराबाद ये तेलंगाना में, ओरवाकल ये आंध्र प्रदेश में है, कोप्पर्थी ये आंध्र प्रदेश में, ओके, जोधपुर राजस्थान में, और पाली राजस्थान में। तो इतने जो है ना वो प्रस्तावित औद्योगिक स्मार्ट शहर हैं। तो ये प्रस्तावित किया गया है और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी देनी होती है, उसके बाद फिर मंत्रालय इससे संबंधित जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर एक और सवाल ये भी हो सकता है कि ये किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ना होगा काम, ये NIDCP यानी नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम, इसके तहत ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा। इसको हिंदी में हम कहेंगे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये काम होने जा रहा है पूरे। NIDCP के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वो नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम, उसके तहत बनाए जाएंगे, ये देख रहे हैं। और ये जो है ना वो NICDIT, इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है यानी DPIIT, तो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में के तहत ये कार्यान्वयन एजेंसी है। ये NIDCP इसी के तहत डेवलप किया जाएगा।
औद्योगिक स्मार्ट सिटी को। ठीक है, तो ये काम होने जा रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। और ये जो प्रोजेक्ट है ना NIDCP, ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य ये है कि नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। बुनियादी जो ढांचागत क्षेत्र में अगली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी उनको दी जाए और एक ही जगह सब कुछ व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये खास बात है, ये काम किया गया है। और इसी के साथ में मतलब ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये तो आपको याद रख लेना है कि किस किस शहर को इसमें रखा गया है प्रस्तावित और किस प्रोजेक्ट के तहत है। तो वो NIDCP इसके तहत ये है। ओके, ये बात समझ लिया आपने। और हाँ, एक और बात इसमें हुई है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 10 राज्यों में 6 औद्योगिक गलियारा को डेवलप किया जाएगा। देखिए, पहले से ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, तो उनमें से कुछ का निर्माण चल रहा है, तो ये पूरा उसका मैप वगैरह भी है। तो इनमें से 6 को अब बेहतर ढंग से डेवलप करने का प्लान ये किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई है 28 अगस्त को, उसके दौरान। ठीक है, और इस तमाम मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है ना वो 28,602 करोड़ तो है ही, लेकिन इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपए के निवेश की क्षमता है, यानी प्राइवेट सेक्टर इसमें निवेश कर सकता है और इससे देश का जो औद्योगिक परिदृश्य है वो बदलेगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चर्चा रही जो आपने पूरा समझ लिया पूरी बात। इससे पहले स्मार्ट सिटी भी बनाया गया था, कहा गया था, लेकिन उसकी हकीकत हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट सिटी की जितने भी बनाए गए थे। और अब ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, आगे देखते हैं कितना इसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सब मैंने बताई, PDF में भी मैंने पूरा सब कुछ दे दिया है। अब चलते हैं आगे और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि जो लोग भी SSC GD का एग्जामिनेशन देने की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए पराक्रम बैच ये लॉन्च हो चुका है और इसमें ये 11 शिक्षक हैं, 10 तो यहाँ दिख रहे हैं और एक मैं 11वां हूँ। तो ये सब आपको पढ़ाएंगे और आपकी जो तैयारी है ना उसको मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ये मात्र 200 प्राइस है, जल्दी प्राइस बढ़ जाएगा और 5 सितंबर से जब नोटिफिकेशन आने वाला है ऑफिशियल और फॉर्म भरे जाएंगे तभी से हम लोगों ने क्लासेस भी, डेमो क्लास का पूरा सिस्टम हम लोगों ने कर दिया है। और हाँ, आप ऐप में जाकर शार्प लर्निंग जो हमारा ऐप है हम लोग का पूरी टीम का, तो वो ऐप में जाकर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के डेमो क्लासेस वहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग जो यहाँ शिक्षक देख रहे हैं उसके। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप अपने जानने वालों को बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और एक और बात बताऊं कि करंट अफेयर्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो रेलवे, पुलिस, टीचर, स्टेट, SSC एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, और तो काफ़ी मामूली प्राइस है, छूट भी चल रही है उस पर और इसके ज़रिए आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और साथ में वीडियो का लिंक भी मिल जाता है ताकि आप समझ सकें उस क्वेश्चन को अगर बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो। साथ में टेस्ट सीरीज़ होता है करंट अफेयर्स का और संबंधित एग्जामिनेशन के पूरे टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाते हैं, वीडियो मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। और हाँ, ये जो पराक्रम बैच है इसमें 4 महीने का बेसिक मेंबरशिप प्लान ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन कौन बन गए हैं, क्या नाम है उनका? आंसर होगा सतीश कुमार। ठीक है, क्या नाम है? सतीश कुमार। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यानी ACC, देखिए जो केंद्रीय कैबिनेट होता है ना उसके भी अलग अलग समितियां बनी होती हैं, तो नियुक्ति समिति है अलग जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होती है। तो उसी ने 27 अगस्त को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO के रूप में सतीश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और वो जया वर्मा सिन्हा, इससे पहले जो चेयरमैन हैं उनकी जगह वो ले रहे हैं। तो जया वर्मा जो है वो 31 अगस्त को रिटायर हो रही हैं और उसके बाद सतीश कुमार जो है ना वो जगह ले लेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, नए चेयरमैन और CEO ये हैं। और एक और ख़ास बात, ये फोटोग्राफ रहा, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो इंडियन
रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी IRSME के 1986 बैच के अधिकारी हैं और भारतीय रेलवे में उनका करियर शुरू हुआ था 1988 में, ठीक है, और शानदार उनका करियर रहा है। और एक और बात ये बताई जा रही है कि वो रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन और CEO के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है, पहले दलित रेल CEO और चेयरमैन के तौर पर। देखिए अभी हाल ही में बहुत सारी राजनीति भी हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि टॉप मोस्ट पद पर कितने दलित हैं या कितने OBC हैं। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया है एक खास व्यक्ति को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के कितने नए वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को अगस्त 2024 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तो कितने नए हैं अभी अगस्त के? आंसर होगा इसका 3, टोटल 3 है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, इससे इसकी संख्या कितनी हो गई है? 85 हो गई है। अब भारत में 85 रामसर स्थल हैं, ठीक है। ये वेटलैंड रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है, ओके। और इसकी जानकारी जो है ना केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उन्होंने दी है, ठीक है। तो पहले 82 थे, अब 85 हो गए हैं और ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अब उनकी लिस्ट भी मैं कुछ दिखा देना चाहता हूँ। ये जो एक तो नंज नारायण पक्षी अभयारण्य है, कांजुवेली पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय है। तो इन तीनों को रामसर स्थल सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं अगले क्वेश्चन के ज़रिए कि इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा? नंज नारायण पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। और इस बारे में थोड़ा और डिटेल बात कर लेते हैं, मैप के ज़रिए आपको हम समझाएंगे, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि मैप के ज़रिए ही आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नंज नारायण पक्षी अभयारण्य उसको देख लेते हैं, ओके। तो अपना प्यारा भारत है ये, ठीक है, और उसमें ये तमिलनाडु है, ठीक है। मैंने बताया कि 2 जो रामसर स्थल जो अभी शामिल किए गए हैं उस लिस्ट में, यानी नंज नारायण पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य, वो कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में, ठीक है। तो नंज नारायण जो है ना वो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये इस जगह पर लोकेटेड है, यहाँ पर। ये तमिलनाडु का मैप आप देख रहे हैं, कलर में डार्क रेड में दिख रहा होगा। ये एक झील है, नंज नारायण झील। और ये और हाँ, दूसरा जो है ना वो काजुवेली, वो इस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो नंज नारायण के बारे में आपको यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है। ये एक उथली वेटलैंड है जो कि तमिलनाडु में तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुका में स्थित है, ठीक है। तो जिला कौन सा है? तिरुपुर जिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। और इस क्षेत्र में वेटलैंड मुख्य तौर पर मतलब ये जो वेटलैंड है वो मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। बारिश कितनी हुई है, विशेषकर नल्लार जल निकासी एक उसका कितना रहा है, ये इस पर निर्भर करता है। और दूसरा जो है ना ये वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो स्थित है पक्षी अभयारण्य, काजुवेली पक्षी अभयारण्य, उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल दे दिया है। ये जो है वो मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है कहा जा रहा है ये। और साथ में अगर हम बात करेंगे तो ये 2021 में तमिलनाडु में 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और पुदुचेरी के उत्तर में वल्लुपुरम जिले में ये स्थित है तमिलनाडु में ही। और उपकल्ली क्रीक जो है ना और बंगाल की खाड़ी उससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो झील है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये तो समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तवा जलाशय को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, तो ये किस राज्य में स्थित है? तवा जलाशय, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय की बात हो रही है,
ठीक है। तवा जलाशय ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर हम कहेंगे कहाँ पर एग्जैक्ट में स्थित है तो इटारसी शहर है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? इटारसी शहर है, इटारसी लगभग यहाँ पर है। तो वहीं पर ये तवा रिजर्वायर है, यानी जलाशय है, और इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पर मैंने दे दिया है। इसका निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर किया गया है, इसका निर्माण। ओके, और इसमें मलानी, सोनभद्र, नागद्वारी नदी जो है ना वो वहाँ से पानी यहाँ पर आता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात रही, इटारसी में ये स्थित है। अब यहाँ पर कुछ सवाल देख लेते हैं कि वेटलैंड आखिर होता क्या है, क्योंकि इतनी चर्चा कर ली, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन हो गए, तो वेटलैंड होता क्या है? आप में से कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं आपको, कुछ मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया है। ऐसी नम भूमि वेटलैंड होती है वो जहाँ पर बारिश के समय पानी जमा हो जाता है और इस क्षेत्र में पक्षियों की बड़ी संख्या में प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब वो पक्षी जो हैं वो टहल सकें, विचरण कर सकें, और मछलियाँ या जीव, उस जो जलीय जीव है उसको खा सकें, इतना पानी होना चाहिए। बहुत गहरा भी, बहुत अगर गहरा पानी भी है तो उसमें बहुत दूर तक इलाके तक वहाँ हल्का थोड़ा पानी होना चाहिए। ठीक है, ज़मीन से थोड़ा सा पानी हो चाहिए कि ताकि पक्षी आराम से टहल सकें, कर सकें, जा सकें। ठीक है, और पिछले कई वर्षों से रामसर स्थल में की लिस्ट जारी की जाती है और यूनेस्को इसके संरक्षण में मदद करता है। अब सवाल ये होगा कि रामसर स्थल आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि ईरान का एक शहर है रामसर नाम का, और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्र भूमि समझौता हुआ था, यानी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये हुआ था। ओके, कन्वेंशन हुआ था और उसमें दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किया था, इसलिए इसको रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं, और ये लागू हुआ था 1975 में। इसका औपचारिक नाम जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमि के विषय में संधि, ये नाम इसका एक्चुअल में वो है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात रही। और भारत ने जो है ना वेटलैंड संधि पर 1982 में सिग्नेचर किए थे इस संधि पर, और संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो ना नोडल मंत्रालय है इसके लिए कि वेटलैंड को संरक्षित किया जाए उसके लिए। ठीक है, तो अब भारत में कितने हो गए? 85 रामसर स्थल हो चुके हैं अगस्त 2024 तक, और उसकी पूरी लिस्ट मैं PDF में दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। तो ये तो देखिए, ये 23 रामसर स्थल की सूची है, इसके वाले ये 47 तक आ गई। ओके, आगे फिर मैं बढ़ा रहा हूँ, और ये 71 तक देख रहे हैं आप, 71 तक। ओके, नेक्स्ट और ले रहे हैं, और ये है 85 तक। ओके, तो ये पूरी लिस्ट मैंने PDF में दे दिया है, PDF डाउनलोड कीजिए और उसके ज़रिए लाभ उठाइए आप। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो जितने संख्या बढ़ती जा रही है ना, तो आपको तो ध्यान में रखना होगा, कम से कम लेटेस्ट जो भी अपडेट हो रहे हैं पिछले 1 साल में, जितने भी रामसर स्थल शामिल हुए हैं उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 29 अगस्त को। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य यही है कि परमाणु हथियारों का जो परीक्षण है, विस्फोट है, उसके बारे में जो उससे नुकसान होते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 30 अगस्त को। तो व्हेल शार्क जो है ना उसके महत्व के बारे में जानकारी देने, और समुद्री जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये व्हेल शार्क जो है ना वो मौजूद रहे। ठीक है, तो 2008 से इस दिवस को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जिसकी काफ़ी चर्चा है, वैसे तो चर्चा में बहुत सारे आजकल टॉपिक हैं। उधर पश्चिम बंगाल में रेप के बाद जो वहाँ स्थिति हुई है, और भी देश में कई जगह, सब धीरे धीरे के करके हम क्वेश्चन लेंगे आपको। ठीक है, कल परसों में वो भी लेंगे हम। यहाँ पर एक खास काफ़ी चर्चा हो रही है,
क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि किस फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के यौन शोषण के मामले की जस्टिस हिमा रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद खलबली मच गई वहाँ पर, और कई एक्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है अलग अलग जो पदों पर थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो जस्टिस हिमा की रिपोर्ट काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, ये करीब 5 साल पुरानी है, लेकिन सार्वजनिक अब हुई है वो। उसके बाद तो जैसे तूफान मच गया है। ठीक है, एक तो ये देख रहे हैं पूरा वहाँ खलबली मच गई है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, ये देख रहे हैं आप। और ये भी देख रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ। ओके, एक्टर के कंप्लेन के बाद, एक्ट्रेस के कंप्लेन के बाद। तो ये है, और इसकी चपेट में जो मशहूर एक्टर हैं मोहनलाल, वो भी आए। तो उन्होंने 27 अगस्त को एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स, तो उसके अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ओके, तो और कई एक्टर हैं जैसे ताज सिद्दीकी, उन पर आरोप है कि एक्ट्रेस के साथ यौन उत्पीड़न किया, तो उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा है। यहाँ तक कि मलयालम फिल्म के मशहूर निर्माता रंजीत, फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, तो एक्टर से दुर्व्यवहार को लेकर केरल चलचित्र अकादमी, एक सरकारी पद है, उसके अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है, एक जूनियर एक्टर ने अभिनेता बाबू राज, इन सब पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मतलब एक्ट्रेस ने भी लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप और एक्टर ने भी लगाया हुआ है, तो वहाँ अलग ही सीन चल रहा था। ठीक है, तो अब ये सब मामला कैसे सामने आया है? देखिए, हुआ है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, यानी हम केरल की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, केरल में जो फिल्म इंडस्ट्री हो उसके बारे में, जो भाषाई फिल्म इंडस्ट्री है मलयालम भाषा में, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ये जो खलबली मची है, बात है 2017 की। एक मलयालम एक्ट्रेस जो कि तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी एक्टिंग करती हैं, हालांकि नाम उनका जाहिर नहीं किया गया है। तो ये कहा गया कि उनकी चलती हुई कार में उनके साथ जो है ना दुर्व्यवहार किया गया। 5 लोगों ने उनका अपहरण कर दिया था, वीडियो बनाया और फिर वहीं छोड़ दिया था। तो एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फिर जांच में पता चला कि काफ़ी प्रभावशाली शख्स मलयालम अभिनेता दिलीप ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अभिनेत्री को, एक्ट्रेस को सबक सिखाने की साजिश रची थी, और उसका मुकदमा भी चल रहा है। उसके बाद से कई सारे मामले सामने आए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी और कुछ महिला जो है वो एकजुट हुई, और उसके बाद फिर हुआ, सरकार पर दबाव डाला कि इस सब की इंक्वायरी की जाए। फिर नवंबर 2017 में एक समिति बनाई गई, जस्टिस हिमा समिति, और उनकी अध्यक्षता में रिटायर्ड हैं वो जज, तो उनके टीम में कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी थे। तो उन सब ने जांच की और उसकी रिपोर्ट आई, और 80 से ज़्यादा महिलाओं, यानी एक्ट्रेस, एक्टर, उन सब ने गवाही दी और कहा कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। और साल 2019 में समिति ने केरल के मुख्यमंत्री पीवी जैन को 296 पेज की रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन 5 साल तक ये ठंडे बस्ते में रही। और अब हुआ यह है कि 19 अगस्त 2024 को हिमा कमेटी की जो इसकी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक आ गई है, और इसमें कई महिलाओं की गवाही शामिल है। तो उसी के बाद से ये वहाँ पूरा खलबली मच गई है, और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्रवाई वहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो फिल्म इंडस्ट्री में ख़ासतौर पर महिलाओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार देखने को मिला है, और यहाँ एक सबूत भी देखने को मिला है, खासतौर पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2024 की थीम क्या थी? आंसर होगा विकसित भारत। और ये विकसित भारत जो मतलब है वो टारगेट ये किया गया है कि 2047 तक हम एक विकसित देश के रूप में उभरें, इसके लिए। ठीक है, विकसित भारत। ठीक है, तो 6000 विशिष्ट अतिथि इस बार शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोजेक्ट सी बर्ड, उसका महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किस नौसैन्य अधिकारी को बनाया गया है? आंसर का इसका वाइस एडमिरल तरुण सोबती।
क्या नाम है, वाइस एडमिरल तरुण सोबती, इनको बनाया गया है प्रोजेक्ट सी बर्ड का डायरेक्टर जनरल। अब प्रोजेक्ट सी बर्ड है क्या, अभी इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। 10 ही नंबर से 2 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको 11 समझ लेना आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर होगा, प्रोजेक्ट सी बर्ड किस नौसेना बेस पर सबसे बड़े डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कोड नेम है जिसका डायरेक्टर जनरल वाइस एडमिरल तरुण सोबती को बनाया गया है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा INS कदम या कारवार नौसेना बेस, कारवार नौसेना बेस। ये आपको बताऊं कि मतलब उत्तरी गोलार्ध का या कहें पहले तो कर लीजिए एशिया का, ये सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये कर्नाटक के कारवार में स्थित है यहाँ पर, और इसी का कोड नेम है प्रोजेक्ट सी बर्ड। कहाँ पर है एग्जैक्ट देखें अगर, तो ये देखिए, हाँ ये एग्जैक्ट अगर देखेंगे हम, ये यहाँ पर स्थित है, गोवा से कुछ नज़दीक है। और इसका पहला जो निर्माण का चरण है ना वो 2005 में पूरा हो गया था, और 31 मई 2005 को इसको चालू कर दिया गया था। स्टेज 2 का डेवलपमेंट 2021 में शुरू हुआ था, और ये वर्तमान में तो अभी तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है, और विस्तार जब पूरा हो जाएगा ना तब ये देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनना है इसको। और यहाँ पर विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य वो भी वहाँ पर डॉक किया जाता है, बहुत सारे पनडुब्बी जहाज वो सब वहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों को ये करंट अफेयर्स वीडियो। और हाँ, पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। एक और बात चलते चलते कि SSC GD का पराक्रम बैच है, उसमें शानदार जो टीम है वो आपको पढ़ाएगी, वो देख सकते हैं आप, ऐप के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। और SSC को हम लोग देख रहे हैं कि लगातार फटाफट एग्जामिनेशन के डेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान तो अवेलेबल है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है, शार्प लर्निंग नाम है ऐप का, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग जो ना पुराना वाला वर्जन अभी भी रखा हुआ उन लोगों ने, तो उनसे अपील है आप शार्प लर्निंग को अपडेट कर लो, ठीक है। सरकारी जॉब में जो अपडेट करेंगे शार्प लर्निंग नाम से अपडेट करना होगा, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।